हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग प्रीवियस क्लास में अमीबा में न्यूट्रिशन देखे थे, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। आज हम लोग चलते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में। फिगर मैं बना के रखी हूँ, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, तो उसका सिंगल सेल ही सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग सबसे डेवलप प्राणी है, तो इसमें सारे फंक्शन के लिए सिस्टम होते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग में हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहले थोड़ा सा लिख दूं मैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन भी आप सिर्फ लिख सकते हैं, बीइंग छोड़ दीजिए। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अब ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन के लिए, जैसा कि अभी मैं बोली कि सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी दो भागों में बांट दिया गया। एक तो सारे ऑर्गन्स हो गए जहां डाइजेशन होता है, और दूसरा हो गया एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स मीन्स सहायक ऑर्गन्स। सहायक ऑर्गन्स में क्या हो जाएंगे? ग्लैंड्स हो जाएंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इन ह्यूमन बीइंग न्यूट्रिशन occurs in gastrointestinal tract और alimentary canal. gastrointestinal tract, gastrointestinal tract, इसी को डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। बोथ आर सेम। बट यहाँ पे मैं सिर्फ इसलिए लिख रही कि दोनों नाम आप दिमाग में रखिएगा। शॉर्ट में GI, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ट्रैक्ट तो अलग से लगा है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल। तो ये एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगा फ्रॉम माउथ टू एनस। और दूसरा पार्ट क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का? ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें फर्स्ट पार्ट हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, GI ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल, और सेकेंड पार्ट हो गया इसका एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स। तो ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन में ऑर्गन सिस्टम होते हैं। न्यूट्रिशन में क्या, रेस्पिरेशन में भी होगा, रिप्रोडक्शन में भी होगा, सब में सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो न्यूट्रिशन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट्स कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और GI ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल, एंड सेकेंड एसेसरी ऑर्गन्स। अब देख लें थोड़ा सा कि ये एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या हो जाएंगे। तो आपका एलिमेंट्री कैनाल में हो जाएगा फ्रॉम माउथ टू एनस। फ्रॉम माउथ टू एनस, मुंह से हम लोग माउथ में भोजन इनटेक करते हैं, वहां से लेकर के एनस तक जहां अनडाइजेस्टेड वेस्ट फीकस बाहर निकलता है। और एसेसरी ग्लैंड्स में या एसेसरी ऑर्गन्स में क्या हो जाएंगे? ग्लैंड्स हो जाएंगे। इसमें ग्लैंड्स हो जाएंगे।
एक बार फिर मैं बता दूं, उसके बाद आगे चलती हूँ। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें सारे फंक्शन के लिए ऑर्गन सिस्टम होते हैं। न्यूट्रिशन के लिए भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, या इसी को एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं हम लोग। सेकेंड हो गया एसेसरी ऑर्गन्स। चूंकि ऐसा थोड़े है कि सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल में ही डाइजेस्ट हो जाता है, उसके लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। तो उसमें आ जाएंगे एसेसरी ऑर्गन्स, या ग्लैंड्स भी लिख सकते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आएगा? माउथ टू एनस। और एसेसरी ऑर्गन्स में क्या क्या आएंगे? ग्लैंड्स। अब इसको मैं मिटा रही थोड़ा सा। सबसे पहले तो एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ कितना होता है? एलिमेंट्री कैनाल मैं लिख दे हूं इधर, बट इधर क्लियर लिखते रहे हूं। 30 फीट, या अगर मीटर में करते हैं तो 9 मीटर्स। लेंथ ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की लंबाई है टोटल माउथ टू एनस, 30 फीट या 9 मीटर्स लॉन्ग। लॉन्ग लिख देते हैं तो बेटर रहेगा, 9 मीटर्स लॉन्ग। ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ, टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम का लेंथ हो गया। अब इसमें कौन कौन ऑर्गन्स आते हैं वो भी मैं लिख रही। ऑर्गन्स इंक्लूड इन एलिमेंट्री कैनाल। माउथ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। माउथ हो गया, माउथ के बाद हो जाएगा एसोफेगस, एसोफेगस या ओसोफेगस, ओ से भी स्टार्ट है स्पेलिंग, दोनों सेम है। इसके बाद हो जाएगा आपका स्टमक, देन आपका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, देन हो जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद हो जाएगा आपका रेक्टम एंड एनस। इतने ऑर्गन्स हो गए एलिमेंट्री कैनाल में। माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, इतने पार्ट्स हो गए। अब एसेसरी ऑर्गन्स में कौन कौन हो जाएंगे? ग्लैंड्स हो जाएंगे सब। ग्लैंड्स में कौन कौन हो जाएगा? इसमें आपके हो जाएंगे लीवर, बी में हो जाएगा आपका गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, और सी में हो जाएगा आपका पैंक्रियाज। आप बोलेंगे सैलिवरी ग्लैंड, तो हाँ वो माउथ पार्ट्स में वो भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ से जब आगे बढ़ जाते हैं तो फिर ये तीनों आएंगे, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज, ये एसेसरी ऑर्गन्स में आ जाएंगे।
यानी एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ 30 फीट या 9 मीटर्स। ऑर्गन इंक्लूड इन एलिमेंट्री कैनाल माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। और एसेसरी ऑर्गन्स यानी ग्लैंड्स में हो गए लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज। ऐसे आप इसमें सैलिवरी ग्लैंड भी डाल सकते हैं आराम से। तो ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन पढ़ने से पहले हम लोग एक बार अच्छे से उसका फिगर समझ लें, कौन कौन से स्ट्रक्चर कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। तो पहले फिगर हम लोग देख लेते हैं। फिगर आपके सामने बना हुआ है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ से स्टार्ट होता है, तो ये माउथ से स्टार्ट हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो माउथ से ये ओरल पैसेज अंदर गया, माउथ में आपके हो जाएंगे सैलिवरी ग्लैंड्स, टीथ, टंग, ये सारे ऑर्गन्स हो जाएंगे। और उसके बाद वहां से फूड जितना भी डाइजेस्ट हुआ, थोड़ा बहुत तो डाइजेस्ट हो ही जाता है सैलिवरी एमाइलेज से, तो वहां से वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ के वो कहाँ आएगा? एसोफेगस में। लेकिन इसके साथ साथ एक और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक और पैसेज, एक और ट्यूब, नेजल पैसेज भी यहां से चल रहा है। यह आपका नोज से है नेजल पैसेज, और ये माउथ से है। इसको मैं मिटा दे रही हूं थोड़ा सा, शायद समझने में दिक्कत हो आपको। इसको मैं मिटा दे रही। इसको मैं मिटा दे रही हूं। अब हम लोग देखते हैं, ये माउथ है। माउथ से फूड चला, नोज से एयर, दोनों इन किया नेजल पैसेज और माउथ के पैसेज से, दोनों इन किया। इन करके अलग अलग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से वो कहां पहुंचा? एक कॉमन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, एक कॉमन डक्ट में, एंड दैट इज कॉल्ड फैरिंग्स। ये दोनों एक कॉमन डक्ट में आकर के खुलते हैं, यानी एक ही नली में आकर के श्वास नली भी और भोजन नली भी, दोनों माउथ से भी और नोज से भी आकर के एक कॉमन डक्ट में, जिसे फैरिंग्स कहते हैं, उसमें आकर के खुलता है। अब यहाँ पे आ जाइए, फैरिंग्स कॉमन डक्ट हो गया, जिसमें कि नेजल पैसेज भी खुल रहे हैं और माउथ पैसेज भी खुल रहे हैं, दोनों खुल रहे हैं। तो ये दोनों के लिए कॉमन है। कुछ छोटा सा डिस्टेंस के बाद फिर दोनों डिवाइड हो जाते हैं। एक एसोफेगस यानी फूड पाइप में डिवाइड हो जाता है, और दूसरा श्वास नली, जिसमें श्वास नली का अपर पार्ट लैरिंग्स है, स्वर यंत्र, और उसके बाद फिर आ जाता है नीचे ट्रैकिया। तो इधर हम लोग को जाना नहीं, हम लोग को बस फैरिंग्स से थोड़ा सा मतलब है, क्योंकि ये कॉमन डक्ट है, यहाँ दोनों आ रहे हैं। यहाँ फैरिंग्स में पहुंचने के बाद यहाँ से जब नीचे फिर डिवाइड हुए दोनों, तो एसोफेगस को लेके हम लोग को चलना है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में जाना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर देख लेना है कि यहाँ जब फिर से डिवाइड हो जाता है ये ट्रैकिया, जिसके ऊपर का पार्ट लैरिंग्स है, स्वर यंत्र, तो इसके ऊपर एक कवरिंग, ये कार्टिलेज का बना फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, पत्ती लाइक स्ट्रक्चर, जो कि मूवेबल होता है और वो खुलते बंद होते रहता है। जब हम लोग भोजन करते हैं या एयर अंदर लेते हैं, तो दोनों हालात में इसकी एक्टिविटी चलते रहती है। अगर हम लोग एयर लेते हैं तो ये खुल जाता है, क्योंकि वहां जाना होता है इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में। लेकिन जब हम लोग भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, तब वो फ्लैप जो है वो ट्रैकिया को, लैरिंग्स को कवर कर देता है और वहां भोजन या पानी नहीं जाने देता है। और ये बिल्कुल कॉमन सी बात है, सारे लोग जानते हैं, बट यहाँ बाय द वे कहना जरूरी है। तो ये इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। ये स्ट्रक्चर जो है
फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो लैरिंग्स और नीचे ये ट्रैक, क्या, सॉरी, नीचे ये ट्रैकिया है, इसके ऊपर में लैरिंग्स जो यहाँ पे गर्दन के पास ये आपका स्वर यंत्र होता है वो है, उसके बाद नीचे फिर सांस नली स्टार्ट होती है। तो इसके ऊपर का ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड एपिग्लॉटिस, और यही खाते समय हंसने बोलने से या ज्यादा तेजी से खाने से भी ये खुल जाता है, तो फिर सांस नली में हम ये पानी या अन्न के टुकड़े भोजन चले जाते हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर हो गया एपिग्लॉटिस। यानी नेजल पैसेज और माउथ पैसेज दोनों आके मिले, दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद फिर डिवाइड हो गए एक छोटा सा डिस्टेंस के बाद दोनों, फिर दो नली में एक एसोफेगस हो गया जो डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड पाइप चला गया, दूसरा ट्रैकिया हो गया जिसके ऊपर थोड़ा सा लैरिंग्स वाला पार्ट है। तो ये लैरिंग्स के ऊपर एपिग्लॉटिस एक कवरिंग होता है कार्टिलेज का बना। अब छोड़ देते हैं ट्रैकिया में, हम लोग को नहीं जाना एपिग्लॉटिस के बाद। अब हम लोग आ जाते हैं भोजन लेकर के एसोफेगस में आ गए। अब एसोफेगस जो है इसका लेंथ भी 25 सेंटीमीटर या 10 इंच। आपको पता है 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, तो 10 इंच सीधा सीधा है तो 10 दूनी 20 और 5 25, यानी 25 सेंटीमीटर या 10 इंच हो जाएगा एसोफेगस का लेंथ। एसोफेगस का फायरिंग्स के बाद वाला पार्ट और स्टमक के ऊपर तक, स्टमक में इन करने तक का ये पार्ट जो है इसका लेंथ कितना है 25 cm और 10 इंच। सेंटीमीटर में याद रखिए या इंच में याद रखिए, जो भी याद रखना है। 25 सेंटीमीटर और 10 इंच लॉन्ग, ये फूड पाइप आपका हो गया। अब फेरिंग्स देन एपिग्लॉटिस जो कि ट्रैकिया के ऊपर का कवरिंग है, उसके बाद हम लोग आ गए डाइजेस्टिव सिस्टम में। एसोफेगस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यह आकर के कहां खुलता है स्टमक में। स्टमक क्या है, ये एक जे शेप्ड मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है। स्टमक क्या है, मिटा दे रही थोड़ा सा इसको भी। अब स्टमक क्या है हमारा, जे शेप्ड मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर। मस्कुलर मांसल, बिल्कुल पतला नहीं है, थोड़ा सा देख रहे हैं ये फिगर में बुक में और सुंदर से आपको दिखेगा। तो ये स्टमक जो है जे शेप्ड, ऐसे यहां से ऐसे लगता है जे लाइक स्ट्रक्चर बन गया, और मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज स्टमक। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एसोफेगस को भी देख लेते हैं। फायरिंग्स के बाद एपिग्लॉटिस चला गया लैरिंग्स के ऊपर, ये एसोफेगस हो गया हमारा फूड पाइप। फूड पाइप का लेंथ 25 cm और 10 इंच है। अब ये जो है थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि आपका ट्रैकिया या लैरिंग्स, ये श्वास नली जो है वो आगे की ओर सिचुएटेड होता है, नेक एरिया में आगे की ओर, इसलिए यहाँ पे लड़कों को ज्यादा देखिएगा ये स्वर यंत्र थोड़ा उठा हुआ सा दिखाई देता है। और एसोफेगस जो है ये पीछे की ओर होता है, यानी ट्रैकिया से पीछे। ऐसा नहीं है कि भोजन की नली नीचे है तो ये आई सीधे आगे की ओर और नाक वाला पीछे की ओर चला गया, नहीं। वो नेजल पैसेज से जो फिर ट्रैकिया का फॉर्मेशन होता है वो आगे की ओर होता है और एसोफेगस उसके पीछे होता है, बैक साइड में होता है। अब ये एसोफेगस जो है इसके भी 3 पार्ट्स हैं।
थोड़ा सा मैं बता देना चाहूंगी आपको। और ये कहां से कहां तक सिचुएटेड होता है? नेक रीजन से लेकर के, यानी गर्दन वाले पार्ट से लेकर के और आपका ये चेस्ट के नीचे तक। यहाँ पे आपका डायफ्राम याद कीजिए, तो वो डायफ्राम तक के, रीव केज के ठीक नीचे तक के एसोफेगस होता है 25 सेंटीमीटर का, यानी नेक रीजन से लेकर के। अब नेक रीजन में कभी कभी देखते होंगे कि कुछ लोग गर्दन में ना बेल्ट पहने हुए होते हैं। क्या हुआ है भाई? तो सर्वाइकल पेन है इनको। तो सर्वाइकल रीजन कौन है? यही नेक वाला रीजन जो पीछे का है, दैट इज सर्वाइकल रीजन। तो उसको वहां पे अगर दर्द हुआ तो दैट इज सर्वाइकल पेन। तो इसके अकॉर्डिंग एसोफेगस जो है, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। बस शॉर्ट में मैं थोड़ा सा लिख रही हूँ, ज्यादा नहीं लिखूंगी। ये esophagus is divided into, किस किस चीज में डिवाइड किया गया? गर्दन वाला रीजन जो है दैट इज सर्वाइकल रीजन। एसोफेगस का ये फायरिंग्स के बाद ये गर्दन वाला रीजन जो है, इस रीजन को क्या कहते हैं? सर्वाइकल रीजन। उसके बाद बीच वाला पार्ट जो है, इसको क्या कहते हैं? थोरैसिक रीजन। ये आप लोग को स्पेलिंग ठीक से दिखेगा कि नहीं? सर्वाइकल ये भी है। और सेकेंड थोरैसिक, थोरैसिक, थोरैसिक रीजन। और तीसरा जो है एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल। ये 3 पार्ट्स हो गए आपके एसोफेगस के भी। 3 पार्ट्स हो गए। ये गर्दन पीछे वाला भाग जो है, दिस इज सर्वाइकल रीजन। मिडिल पार्ट जो है दैट इज थोरैसिक रीजन। और लोअर पार्ट यानी स्टमक तक जो टच कर रहा है दैट इज एब्डोमिनल रीजन। तो सर्वाइकल रीजन आपका हो गया कौन? गर्दन पीछे वाला। और वहां से गर्दन के बाद से आपके चेस्ट के नीचे तक के वो हो गया थोरैसिक, थोरैक्स। और उसके बाद वहां से नीचे, नाभि से थोड़ा नीचे तक के आपका जो हो गया दैट इज एब्डोमेन। तो एब्डोमिनल रीजन। तो ये तीनों हो गए क्या? एसोफेगस के पार्ट्स। डाइजेशन में हम लोग इसको थोड़ा अलग अलग देखेंगे, क्यों मैं बता रही हूं वहां पे समझ में आएगा क्लियर कि अलग अलग मैं क्यों बता रही इन पार्ट्स को। तो ये हो गया एसोफेगस के बारे में डिटेल। इसका लेंथ हो गया 25 सेंटीमीटर या 10 इंच। और इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। गर्दन वाला पार्ट जो है दैट इज सर्वाइकल, बीच वाला पार्ट थोरैक्स रीजन का है, थोरैसिक। और एब्डोमिनल रीजन नाभि से थोड़ा नीचे तक के वो हो गया आपका एब्डोमिनल रीजन। तो यहां तक आप पहुंच गए। अब नीचे आ गया आपका स्टमक। स्टमक कहाँ है? एब्डोमिनल रीजन में ही है आपका। खाते हैं समझ में आता होगा, पेट ये यहाँ पे डायफ्राम के नीचे वाले पार्ट में ही है स्टमक भी, क्योंकि यहाँ तक तो एसोफेगस ही आ गया। अब ये स्टमक कैसा है? जे शेप्ड मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक। अब स्टमक के बाद देखिए, ये फिर यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके तुरंत बाद ये फिर छोटा सा पतला नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है, एंड दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसका लेंथ कितना है? स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 7 मीटर। ये वैरी करता है, यानी बदलता है, 6 से 7 मीटर। और ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल का भी आप जो मैं लिखवाई, बस इसी को याद रखिएगा। एडल्ट का
बच्चे में फिर वेरी कर जाता है थोड़ा, 6 to 7 मीटर या 20 से 30 फीट, 20 से 30 फीट लॉन्ग। ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन 20 से 30 फीट लंबा है और लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट लंबा है, लेकिन हम लोग इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नैरो है, पतला है, इसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर कम है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, जबकि लेंथ इसका बहुत ज्यादा है। सोच लीजिए 20 से 30 फीट आपका भी हाइट नहीं होगा, हम लोग का भी हाइट नहीं होगा। तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हो गए। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल स्टमक से जैसे ही स्टार्ट हो रहा है थोड़ा सा कर्व हो जा रहा है इस टाइप का, दैट्स कॉल्ड डिओडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन is divided into, इसको भी डिवाइड किया गया किसमें किसमें, डिओडेनम। ये कौन सा पार्ट है? देखिए यहां मैं लिख दी हूं, ये जैसे ही स्टमक से निकला स्मॉल इंटेस्टाइन बनके, तो यहाँ कर्व हुआ, ये वाला पार्ट जो है यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड डिओडेनम। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड डिओडेनम। मिडिल पार्ट इज कॉल्ड जेजुनम। जेजुनम, मिडिल पार्ट इज कॉल्ड जेजुनम एंड लास्ट पार्ट इज कॉल्ड इलियम। ये 3 पार्ट्स आपके हो गए किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। जैसे ही स्टमक से निकला कर्व हुआ, दैट इज डिओडेनम। मिडिल पार्ट इसका जो है दैट इज जेजुनम एंड लास्ट पार्ट जो है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है दैट इज इलियम। ये 3 पार्ट्स हो गए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब हम लोग चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। चूंकि यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया लार्ज इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम में खत्म हो गया और वो अब लार्ज इंटेस्टाइन के कांटेक्ट में चला गया। तो लार्ज इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन, इसका लेंथ कितना है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर या 5 फीट? 1.5 मीटर और 5 फीट लॉन्ग। ये है आपका, देखिए लेंथ बहुत कम है लेकिन विड्थ ज्यादा है इसके ट्यूब का, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ये हो गया लेंथ इसका। अब इसको देखिए, ये जहां पे इलियम से मिलता है वहां पे इसका जो पार्ट है उसे कहते हैं सीकम। सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है सीकम। अब इसके बाद ये जो पूरा घेरे हुए है स्मॉल इंटेस्टाइन को, दैट इज कोलन। उसके बाद इसके टिप पोर्शन पे थोड़ा चौड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन का हो जाता है, थोड़ा थैलीनुमा, जहां पे अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है, दैट इज रेक्टम। एंड लास्ट पार्ट जहां से एक्सपेल करता है बेस्ट को, दैट इज एनस। ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो गया सीकम, जहां से ये इलियम से जुड़ा, कनेक्ट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसके बाद बाकी सारे पार्ट्स को कहते हैं कोलन, और फिर इसका लास्ट पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन का, जहां पे ये स्टोर करता है अनडाइजेस्टेड फूड को, दैट इज रेक्टम एंड पोर्स
दैट इज एनस, जिससे कि अनडाइजेस्टेड फूड एक्सपेल्ड आउट, एक्सपेल किया जाता है। अब इसमें और भी थोड़ा है, लेकिन मैं उतना नहीं जाना चाहूंगी, डाइजेशन में हम लोग उसको देख लेंगे। और भी थोड़ा क्या है वो देख लीजिए। जैसे ये सीकम वाला पार्ट तो ठीक है, यहां से ये पूरा क्या है, कोलन। तो ये कोलन वाले पार्ट को फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स में कौन, याद रखिएगा सारा ऑब्जेक्टिव के लिए, ये कॉमन सेंस की बात है। असेंडिंग और डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स समझ सकते हैं। असेंडिंग यानी ऊपर की ओर बढ़ते हुए, तो इसको कहते हैं असेंडिंग कोलन या असेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद ये ट्रांसवर्स है, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन, इसको डिसेंडिंग कोलन। तो ये 3 अलग अलग नाम से इसको भी पुकारा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, लास्ट पोर्स जो हो गए एनस हो गए। अब इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक जो ऊपर की ओर जा रहा है असेंडिंग हो गया चढ़ने वाला, दूसरा जो ट्रांसवर्स है वो ट्रांसफर हो गया, और फिर तीसरा नीचे फिर मुड़ रहा है तो वो डिसेंडिंग हो गया। तो ये तो कॉमन सेंस की चीज है, याद रहेगा ही आप लोग को। तो इसको भी फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, लार्ज इंटेस्टाइन को। अब इसमें अपेंडिक्स दिख रहा है हमको, है ना, जो कि सीकम के लास्ट छोर पे अपेंडिक्स छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ रहता है। इसका फंक्शन भी बताएंगे डाइजेशन पढ़ाने में नेक्स्ट क्लास में। एनस के पास स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जिससे बने होते हैं, जिसमें कि ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, जिससे कि एक्सपेल होता है फिकस। तो वो एनस के पास होते हैं, स्फिंक्टर मसल्स के बने होते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन में नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही। हाँ, ये सिग्मॉइड देखिए, सिग्मॉइड कॉलोन, ये भी कॉलोन ही है। यहां से सीकम के बाद ये पूरा पार्ट कॉलोन ही है, लेकिन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये असेंडिंग है ऊपर की ओर, ये ट्रांसवर्स है, ये डिसेंडिंग है। यहाँ पे एस शेप का हो रहा है तो इसको सिग्मॉइड कॉलोन कह दिए। बट टर्म सारा दिमाग में रखिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव में सोचना ना पड़े कि कौन कहां था। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एसेसरी ऑर्गन्स, ग्लैंड्स को। एसेसरी ऑर्गन्स में सैलिवरी ग्लैंड तो आपके माउथ में हो गए। माउथ में कहां पे, नेक्स्ट क्लास में डाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये तो है आपको पता है, इसको सेकेंड हार्ट भी कहते हैं। तो ये लीवर कहाँ होता है जानते हैं, स्टमक से ठीक ऊपर राइट साइड में, और उसी के नीचे गॉल ब्लैडर होते हैं। क्योंकि ये तो सीक्रेट करता है, ये स्टोर करता है। और फिर स्टमक के पीछे, ये देखिए आगे राइट साइड में है, और ये पीछे वाले साइड में पैंक्रियाज सिचुएटेड होता है या पैंक्रियाज लोकेटेड होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा सारे पार्ट्स को भी। कि फायरिंग्स के ये फायरिंग्स के बाद इधर तो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में फिर इसको डिटेल कर लेंगे, लेकिन बस यहाँ पे एपिग्लोटिस याद रखिएगा। तो अब एक बार बस मैं बोल दे रही हूँ, देख लीजिए इसको। नेजल पैसेज, माउथ पैसेज आया, यहाँ पे गर्दन के पास फायरिंग्स का छोटा सा पार्ट जो कॉमन डक्ट है वहां मिल गया। फायरिंग्स फिर से डिवाइड हो गए, एक चला गया लैरिंग्स या ट्रैकिया में और दूसरा एसोफेगस में। तो ये ट्रैकिया या लैरिंग्स के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर किस चीज के बने, कार्टिलेज के बने, जो कि इसको बंद करते हैं और खोलते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग। अब आ जाइए एसोफेगस में, तो ये चला गया स्टमक में। एसोफेगस के भी 3 पार्ट्स हो गए। जो नेक एरिया गर्दन एरिया में है उसको क्या कहते हैं, सर्वाइकल। बीच वाला में जो है थोरैसिक, उससे नीचे जो है एब्डोमिनल, और फिर एब्डोमेन में ही राइट साइड में ये स्टमक भी सिचुएटेड होते हैं। इसके ठीक ऊपर राइट साइड में ही लीवर होता है, लीवर के ठीक नीचे गॉल ब्लैडर होते हैं, और स्टमक के पीछे पैंक्रियाज होता है। अब स्टमक फिर लास्ट में वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन
is also divided into 3 parts, duodenum, jejunum मिडिल पार्ट और लास्ट पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है दैट इज इलियम। जहां पे लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन को सीकम कहते हैं और बाकी सारे पार्ट्स को कोलन कहते हैं। लेकिन कोलन में भी 2-3 भाग हो गए, जो ऊपर की ओर नली, ये स्ट्रक्चर ऊपर की ओर जा रहा है तो एसेंडिंग हो गया, जो पैरेलल है तो ट्रांसवर्स हो गया, जो नीचे की ओर मुड़ रहा है तो डिसेंडिंग हो गया। यहाँ एस लाइक स्ट्रक्चर बनाया तो सिग्मोइड कोलन हो गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा फूला हुआ पार्ट रेक्टम जहां स्टोर होता है और एनस जहां से बाहर निकलता है। सीकम के लास्ट छोर पे अपेंडिक्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और एनस स्फिंक्टर मसल का बना होता है। तो इतना, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में डाइजेशन हम लोग फिर पढ़ेंगे, तो फिर कौन हार्मोन कहां से और किस पार्ट में क्या होता है, इसको बस इतना ही। ओके, थैंक्स।